नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन ब्रिटेन के पीएम जॉनसन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बोरिस जॉनसन को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी राजघाट भी पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हुई। भारत में भव्य और परंपरागत स्वागत से ब्रिटिश पीएम जॉनसन काफी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वागत उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जब बोरिस जॉनसन का स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और इसके बाद राजघाट का दौरा रहा उनका। हैदराबाद हाउस भी पहुंचे, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई, मीटिंग हुई और संबोधन भी हुआ। 6 तस्वीरें आपके सामने। तो भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने नीरव मोदी और विजय माल्या के लिए सख्त शब्दों में कहा है कि कानून से बचने वालों के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arms, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy. गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी, अब तर्क वाली पुलिसिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी और अब तर्क वाली पुलिसिंग करनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। Yeah, thank you very much, Kamaljit. So it won't surprise you to learn that both these things were raised with us, and we have a very strong view in the UK that we don't tolerate extremist groups setting up in the UK with a view to causing threatening other countries, threatening India. But what we've done in particular as a result of this visit is set up an anti-extremist task force to see what more we can do to help India in that particular respect. And on the 2 individuals that you mentioned for the extradition cases, I think there are legal technicalities that have made it very, very difficult. But what I can tell you is that the UK government has ordered their extradition, and that we have said that from our point of view we want them to be taken back to India for trial. And
perhaps I should just say, perhaps going back to Mesa's point, we welcome people who have talent and brilliance coming from India to the UK. We don't welcome. I want to make it absolutely clear now. We don't welcome people who want to use our legal system to evade the law here in India. So let me be absolutely clear. हमारे साथ राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी एफएम न्यूज में। नमस्कार जी, थैंक यू। मंजू जी, देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत का आज दौरे का दूसरा दिन रहा और हम तरह तरह की चर्चाएं अभी तक करते रहे कि आखिर किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है। सबसे पहले तो बात व्यापार को लेकर मानी जा रही थी। अब देखिए, लेकिन आज बोरिस जॉनसन ने कई बड़ी बातें कही हैं, विजय माल्या और नीरव मोदी को लेकर भी। क्या कहेंगे आप इस पर, आपका क्या मानना है? नहीं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन खासकर यूके के लिए, क्योंकि ये ब्रेक्सिट के बाद वो चाह रहे हैं कि अपने और ऑप्शंस देखें। अब यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद उनकी जो थोड़ी ट्रेड की समस्याएं और चीजों की समस्याएं, थोड़ी और कुछ और रूल्स होते हैं जो ईयू के उनके नीचे उनको काम करना पड़ता था, उससे वो मुक्त हो गए। लेकिन साथ ही में उनका ट्रेड इफेक्ट हुआ है, तो इसलिए वो पहले उन्होंने कहा था ब्रेक्सिट के बाद हम इंडिया पे फोकस करेंगे, इंडिया से अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। और ये जो ट्रेड डील्स अनाउंस हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर में और और जो इम्प्लीमेंट होंगी, तो ये और एफटीए की भी बात हो रही है, तो कुछ तो हमारी, क्योंकि वो गिव एंड टेक जरूर होता है नेगोशिएशंस में, तो हमारे जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करेंगे। तो उनमें से ये दोनों एक्सट्रेडिशंस भी पॉसिबल हो सकती हैं और उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। तो हम ये विजिट बिकॉज हमारे इंटरेस्ट में है हम उनको वापस लाएं, और उनका इंटरेस्ट है कि हम उनको कुछ उनकी जो कंसर्न्स हैं ट्रेड को लेके और अदर थिंग्स लेके वो हम भी एड्रेस करें उनके लिए, उनके जो कंसर्न्स हैं। तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअली बेनिफिशियल जो चीज होती है उस पर वो बात कर रहे हैं। और उनका आप देख रहे हैं रुख भी बदला हुआ है। सॉरी, यूक्रेन वॉर में भी इंडिया का जो रुख रहा है उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि हम जानते हैं कि इंडिया रूस के साथ कैसे रिलेशनशिप पुराने रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, पहले नहीं कह रहे थे। तो ये बहुत ही इम्प्रूव हुआ है उनका जो विजन है यहाँ आने के बाद, और वो समझ रहे हैं कि इंडिया इम्पोर्टेंट कंट्री है, डेमोक्रेसी है, क्वाड में भी इम्पोर्टेंट है, और सब सप्लाई चेन्स में भी इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स को सप्लाई करने में, चीजों सप्लाई करने में सप्लाई चेन का जो सोर्स है बन सकता है। तो इसलिए और चीजों पे भी वो थोड़ी अपनी पॉजिटिविटी और नमी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे देखिए, एफटीए टॉप पर था, लेकिन ये माना नहीं जा रहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर कोई बातचीत हो सकती है, इस पर कोई सहमति भारत जता सकता है। फिलहाल अब क्या माना जाए कि व्यापारिक संबंध दोनों देशों के बीच आगे चलकर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि रूस से अभी इस समय जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो खफा नजर आ रही हैं। लेकिन पेट्रोल और वो तो अभी भी ले रही हैं, उनसे अभी तक उन्होंने भी ऑल्टरनेटिव सोर्सेज उन्हें नहीं मिले हैं। अभी कंसिडर कर रहे हैं स्टॉप करने का और डाइवर्सिफाई करने का, लेकिन जब तक उनको नहीं मिलते हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। बट वो हर एक चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, चीन से भी हटने की कोशिश कर रहे हैं, रूस से भी हटने की कोशिश कर रहे हैं,
तो ये सब तो जो इंडिया के साथ जो FTA होगा, अगर जैसे उन्होंने कहा हम आपके लोगों को वीजा, वर्क वीजा वगैरह भी देंगे, प्रोफेशनल वीजास भी देंगे और स्टूडेंट वीजास को भी आसान कर देंगे, तो अगर ये सब चीजें हमारी जो कंसर्न्स हैं सर्विसेज को लेकर FTA में, तो वो अगर एड्रेस करेंगे तब हम लोग भी उनकी कंसर्न्स एड्रेस कर सकते हैं, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो जो दोनों देशों के लिए। तो वो वाले कंसर्न्स हम मीट करते हैं और नेगोशिएशन इसीलिए थोड़ा गिव करिए, हम थोड़ा टेक करें, तो गिव एंड टेक का थोड़ा सा होता है आपस में। और उम्मीद है कि जैसे दोनों प्रधानमंत्री ने कहा भी एंड ऑफ द ईयर तक FTA कंक्लूड होने के चांसेस हैं। और आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में के साथ इतनी जल्दी हुई क्योंकि दोनों ने देखा इसमें म्यूचुअल बेनिफिट क्या है और दोनों साइड्स ने अपना समझा कि कैसे इसको जल्दी आगे मूव फॉरवर्ड किया जाए ताकि इम्प्लीमेंट हो पाए। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी देखा है कि इट विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड्स, तो इसको भी वो फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और उम्मीद है कि एंड ऑफ द ईयर तक FTA कंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए जैसा कि एंड ऑफ द ईयर मतलब कि दिवाली के समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, एग्रीमेंट के विषय में दोनों देशों की टीमें अब काम कर रही हैं और बातचीत भी प्रोसेस में आएगी धीरे धीरे। तो भारत को इसका कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, क्या समझ सकते हैं? इन्वेंट मिलेंगे, कंपनीज भी जा रही है बट वो यहाँ भी करेंगे और डिफेंस में उन्होंने कहा है कंसिडर करने के लिए तैयार है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें इसमें बेनिफिशियल रहेंगी क्योंकि और ट्रेड में भी हमारे जो कुछ फार्मा कंपनीज हैं और सर्विसेज में, ट्रेड एंड सर्विसेज में हमें उनका बेनिफिट मिलेगा और मूवमेंट ऑफ पर्संस फॉर सर्विस जो इसके सर्विस सेक्टर के हैं और प्रोफेशनल्स के लिए अगर ये दोनों सब फैसिलिटेट होते हैं तो हमारे फायदा भी होता है उसमें। इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज, तो दोनों का जो हित होगा इसमें रहेगा तभी और दोनों हाईएस्ट लेवल पे बात करेंगे तो अपना दिशा निर्देश भी देंगे कि आप ये कर सकते हैं, ये चीजें हमारी रेडलाइंस हैं, ये हम आगे कंसिडर कर सकते हैं। अब ये देखिए ब्रिटेन को भी देखिए भारत का जो हाइड्रोजन मिशन है उसमें शामिल करने के लिए इनविटेशन दिया है। क्या आप भी इसमें शामिल होइए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ पहले ही अब देखिए समापन हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि ये सब क्योंकि आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी का कितना महत्व हो गया है ताकि पोल्यूशन कम हो और सारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो डैमेज हो गया है उसको रिवर्स किया जाए। तो ये इन सब चीजों पे इकट्ठा काम करने के लिए बहुत जरूरी है। सोलर अलायंस में भी, इसमें भी, हाइड्रोजन इसमें भी करने के लिए प्रोजेक्ट्स पे, तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर जुड़ जाएंगे तो और भी अच्छा है सबके लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये हाइड्रोजन मिशन जो है अगर इसमें ब्रिटेन शामिल हो जाता है तो ये मान सकते हैं कि इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल, और हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं ग्रेजुअली हमारा जो सब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, कोविड से भी हम उभर आए हैं थोड़ा बहुत और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो पॉजिटिव हो रही हैं और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हम लोग, सप्लाई चेन्स वापस ला रहे हैं टू अदर कंट्रीज एंड टेकिंग इट अवे फ्रॉम चाइना। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये ग्रीन एनर्जी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम बिल्कुल और हमारी जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगी डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मंजू जी। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार। के बीच और सबसे बड़ी बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको लेकर हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि अब चर्चा हुई है दोनों देशों के बीच। और इसके अलावा हाइड्रोजन मिशन जो है भारत का, उसमें पहले UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ समापन हो चुकी है। भारत की अब बारी है ब्रिटेन की इसमें शामिल होने की। इनविटेशन मिल चुका है ब्रिटेन को। अब देखना होगा कि बोरिस जॉनसन आके इसमें क्या फैसला करते हैं। क्या हाइड्रोजन मिशन में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं?
और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी, अब तर्क वाली पुलिसिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की डंडे वाली नहीं, नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करनी होगी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश के बाद अब बुलडोजर राजस्थान पहुंच गया है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया और शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन जरूर भड़क गए। अब इसके विरोध में नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। और अलवर में मंदिर पर चले गहलोत सरकार की बुलडोजर पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, आप तो वही परिवार है जो भगवान राम पे विश्वास नहीं करती। आपने एफिडेविट लिख करके ये दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम मृतक है, और आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया, और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और चुनाव में लगातार मिल रही हार और संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस में इन दिनों मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीते दिनों प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले चुनावी रणनीतिकार इन दिनों कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस परिवार से इतर किसी दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस की कमान संभालने की बात कही है। वहीं खबर है कि राहुल गांधी भी यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से इतर कोई दूसरा बने। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में कमलनाथ और अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीके के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार कर चुकी है और ऐसे चर्चा है कि कांग्रेस के 6 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनेंगे। और इस बात का खुलासा कांग्रेस नेता और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने किया है। इस सब चर्चाओं के बीच खबर यह है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उधर लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है और यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था और इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। बता दें कि सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारों पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल हैं। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
और जहांगीरपुरी में हिंसा और फिर हुई तोड़फोड़ के बाद हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माणों को तोड़ने पर रोक लगा दी और इस बीच आज वहां नेताओं का पहुंचना जारी रहा। सुबह विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल जहांगीरपुरी पहुंच चुका है और इसके बाद आज पहली बार जहांगीरपुरी में जुमे की नमाज भी पढ़ी गई और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी दिखी। वहीं मीडिया पर पाबंदी रही और आम लोगों को दूसरे रूट से जाने के लिए कहा गया। इंडियन मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंच गया और हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की है। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र लिखा था, कहा था कि पीएमएलए के तहत उस पर एक्शन लिया जाए। और उधर जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद आज पहला जुमे का दिन रहा। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हुई। सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहा। देखिए, हमारी संवाददाता ने यहाँ का जायजा भी लिया। पहले दिल्ली दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और अब आज यानी शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में जुमे की नमाज अदा होनी है। ये पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अब कुछ ही देर में जुमे की नमाज होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल पुख्ता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकसी बिल्कुल बढ़ा दी गई है और यहाँ पर देखिए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। मीडिया कर्मी भी लगातार बात कर रहे हैं कि अंदर जाकर एक बार जायजा ले, वहाँ देखें कि क्या हालात है, लेकिन बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। ये जगह चिन्हित की गई है कि यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक डेलीगेशन अंदर जा सकता है, ना ही मीडिया कर्मी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग स्पॉट बनाए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है भारी संख्या में, ताकि एक सिंगल चूक भी यहाँ पर ना हो, जिससे कि इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो। कैमरा पर्सन अंकत के साथ ऋषि मंडोला, FM न्यूज़। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।